बच्चों आज हम लोग देखते हैं आज का जो क्लास है जिसका नाम है क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज इन दोनों मॉडल के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी आज के डेट में हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में जो खोज करता थे उनके विषय में हम लोगों ने बताया। परमाणु के बारे में पढ़ा, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हम लोग जानते थे कि पहले कि परमाणु क्या है, इनडिविजिबल है यानी कि अविभाज्य है, मगर बाद में अनेक वैज्ञानिकों के प्रयास से यानी कि रदरफोर्ड, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक ऐसे वैज्ञानिकों के प्रयासों से हम लोग क्या जान पाए कि नहीं, परमाणु विभाज्य है यानी उसे तोड़ा जा सकता है और इसके तीन अलग अलग कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल यानी जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई चार्ज नहीं होता, अतः वो न्यूट्रल चार्ज का होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो परमाणु में जो तीन कण हुए तो इनके अलग अलग मॉडल्स क्या क्या हैं, कैसे मॉडल इनका बनाया गया उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला नाम किसका आता है, तो रदरफोर्ड का। किसका आता है, रदरफोर्ड का। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक कण का स्रोत लिया। क्या किया, कण का स्रोत लिया कि भाई ये कण का स्रोत है, इससे कौन सा कण निकलेगा, तो भाई अल्फा कण निकलेगा। कौन सा कण, अल्फा कण। कौन सा, अल्फा कण। अल्फा को लिखते कैसे हैं, ऐसे, ये है अल्फा कण, ऐसे लिखते हैं अल्फा को। और अल्फा में कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। अल्फा में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये अल्फा कण से क्या किया गया, हीट किया गया। किसे हीट किया गया, तो इस पत्ती को हीट किया गया। ये पत्ती किसका है, गोल्ड का पत्ती यानी गोल्ड फॉयल है, गोल्ड के पत्ती को हीट किया गया और यहाँ एक स्क्रीन लिया गया। इसके बाद ये जैसे ही हीट किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ने जैसे ही इसके ऊपर में हीट किया, अल्फा कण जैसे ही इसके ऊपर में हीट करता है तो बहुत सारे कण क्या होते हैं, निकल कर यहाँ पर स्क्रीन में हम लोगों को मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे कण हैं जो अपने जगह से डेविएट होकर यानी विचलित होकर अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, छिटक जाते हैं। और कुछ कण क्या होते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से कण को भेजा गया था। तो ये तीन बातों के ऊपर में तीन अलग अलग जो अवधारणाएं हैं वो निकल कर आती हैं। तो पहला अवधारणा निकल कर आता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। तभी बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए, हीट करने के बाद बाहर निकल कर छिटक कर चले गए। ठीक है, सेकंड क्या है कि परमाणु का एक छोटा सघन धनात्मक नाभिक होता है। क्या क्या, छोटा, काफ़ी छोटा, सघन, सघन यानी कि काफ़ी डेंस, काफ़ी गाढ़ा, और धनात्मक नाभिक होता है। अब ये धनात्मक क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज जो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो उसे रिटर्न बैक करने के लिए कोई पॉजिटिव का ही होना जरूरी है। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो ये हाई मूविंग जो अल्फा पार्टिकल है उसे वो विकर्षित करके वापस भेज नहीं सकेगा। इसी कारण से क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो छोटा सघन धनात्मक नाभिक, इन्होंने जो वर्ड है ये यूज़ किया। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर खुले कक्षों में घूमते हैं। खुले कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन है वो खुले कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ये कैसे पता लगा कि बहुत सारे कण जो है अपने जगह से डेविएट होकर अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, स्ट्रेट नहीं जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा कण है जो अल्फा पार्टिकल्स जब यहाँ से आ रहा है तो इसे डेविएट करके दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में भेज दिया जा रहा है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया बच्चों। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि एक डेंस इस तरीका का न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज घूम रहे हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है ही, क्योंकि इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हो ही चुका था, जिसे मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया है। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसे आप लोग अच्छे से देख लें, फिर ये क्लास करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इससे पहले मोल कंसेप्ट भी मैंने पढ़ाया है, मोल कंसेप्ट के भी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और देख कर है उसे समझें, तभी जाकर ये पूरे चैप्टर का जो सारांश है और जो पूरा चैप्टर का जो ज्ञान है इसे आप लोग को प्राप्त होने वाला है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें कमियां। कमी क्या क्या है कि शास्त्रीय सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो देता है। जब इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होती है, कम होते जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और धीरे धीरे ऊर्जा कमेगा तो क्या होगा, वो घूमते घूमते घूमते, जब पहले जिस स्पीड से घूम रहा था ऊर्जा था, फिर वो ऊर्जा धीरे धीरे कमेगा और कमते कमते क्या होगा, नाभिक में आकर मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता, यानी कि कुछ तो कमियां हैं इनके मॉडल में, जिसके कारण क्या है कि ये सब देखने को हम लोग को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जैसे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। तो अस्थिर तो परमाणु होता नहीं है, हाँ परमाणु उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी जितना नेगेटिव होगा, सॉरी ये है नेगेटिव, मैं थोड़ा सा गलत लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये है नेगेटिव और ये वाला है पॉजिटिव, यानी जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि पूरा जो परमाणु है वो क्या है, उदासीन है। तो ये हम लोग को आ गई बात समझ में, ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, इसे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं बोहर्स का परमाणु मॉडल। बोहर्स का परमाणु मॉडल क्या है, देखिए इनकी अवधारणाएं क्या क्या हैं। तो ये साहब ने, यानी बोहर साहब ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित अलग अलग
प्रमाणित ऊर्जा कोषों में घूमते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी ऑर्बिट में, यानी किसी भी ऑर्बिट में किसी भी कक्षा में नहीं घूम सकता। जैसे यहाँ पर कहा गया था किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, जितना उस सेल में, जिस कक्ष में वो घूम रहा है उसमें जितना ऊर्जा है उस ऊर्जा के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर में ऊर्जा है तभी वो उस कोष में, उस सेल में घूमेगा, अन्यथा दूसरे कोष में या दूसरे कक्ष में वो क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, तो अलग अलग कक्ष के अलग अलग ऊर्जा के मान होते हैं, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड उन्होंने क्या कहा कि कक्षा में रहते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस नाभिक में वो घूम रहे हैं, सॉरी नाभिक नहीं, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस कक्ष में जब तक वो घूमते रहते हैं तब तक वो इलेक्ट्रॉन का नहीं गेन करते हैं, नहीं लॉस करते हैं। तब क्या करते हैं, जब ये एक ऑर्बिट्स को छोड़कर, ऑर्बिट यानी इस कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में जाएंगे तो नहीं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, सॉरी ऊर्जा का लॉस करेंगे अथवा ऊर्जा को गेन करेंगे। इस बात को आपको समझना है। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन विशिष्ट ऊर्जा के फोटोन को अवशेषित या उत्सर्जित करके कोषों के बीच स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी जब मान लीजिए कि ये इस कोष से इस कोष में अगर आना है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, रिलीज करने से क्या होगा कि मान लीजिए कि इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, E1 है E2 है, इसका ज़्यादा है ये कम है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम में आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, और जब कम से जब ज़्यादा में आएगा तो एनर्जी को ले लेगा। तो एनर्जी जो लेगा किस फॉर्मेट में लेगा, तो फोटोन के फॉर्मेट में लेगा। इसे हम लोग को जाना है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग को देखना होगा क्या कि सबसे ज़्यादा कौन से कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में कम होते हैं। तो आपको जानना होगा जो पहला कक्ष जो है इसे हम लोग कहते हैं K, दूसरा होता है L, तीसरा होता है M। K, L, M, N इस तरीका से कक्ष जो है बढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग एनर्जी, इसे एनर्जी लेवल भी कहते हैं या कक्ष हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, ये कक्ष है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, जो आप लोग का 10 क्लास का सिलेबस में है उसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ अल्टीमेटली। ठीक है, ऐसे और भी इसके बहुत ब्रॉडर फॉर्मेट है, आप लोग 11 क्लास में जाइएगा तो और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ये तो उसी का इंग्लिश वर्सन है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, आइसोटोप, आइसोबार। लेकिन उससे पहले मैं इससे आपको बता दूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब अलग अलग जो कोशिका नहीं, कोश, सॉरी कोशिका मैं कह दे रहा हूँ, कोशिका नहीं होगा, कोश यानी कि जो शेल है, शेल यानी कि जो कक्ष है, कि उसमें अलग अलग सेल में कितने, यहाँ पर शेल का मतलब CELL नहीं, ठीक है, शेल अलग है। हम लोग जानते हैं कि पहले वाले कक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, K सेल, दूसरा L, M, N इस तरीका से होता है। ठीक है, तो K ये जो पहला है उसे हम लोग कहेंगे क्या, K, क्या कहेंगे, K। मैं यहाँ से पेन ले लूँ, हाँ जी, ये वाला है K सेल, पहला वाला है K, ये वाला है K, पहला वाला। इसका कितने नंबर पे आता है, तो N=1। सेकंड वाला जो L है उसका हो गया N=2। थर्ड वाला जो M है, ये थर्ड नंबर, उसे हम लोग कहेंगे M, और M का वैल्यू कितना होगा, नंबर कितना नंबर पे है, N=3। ये जो चौथा नंबर जो N है वो क्या है, 4th। ठीक है, अब हर एक सेल का अलग अलग इलेक्ट्रॉन को रखने का, सस्टेन करने का एक कैपेसिटी है। तो K सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, L सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, M सेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसे आपको याद रखना, 2, 8, 18, इसे याद रखना होगा। जनरली इसे निकालने का एक सूत्र भी है 2n², इसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, ये 2n² क्या है, ये आपको बताता है कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यदि मैं आपको कहूँ कि जो पहला जो सेल है, जो पहला सेल है उसका नंबर हो गया n, तो K का कितना हो गया, K का नंबर कितना हो गया बच्चों, K का नंबर है कितना, 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला में बैठाइए 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि आ गया कितना, 2। यानी पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे। अब मैं अगर बात करूँ दूसरे सेल की, ठीक है ना, दूसरे सेल की बात करता हूँ यदि हम लोग, ठीक है ना, तो दूसरे सेल में दूसरा सेल कौन है, L का मतलब हो गया 2। ठीक है ना, नंबर कितना है, 2। देखिए L नंबर कितना है, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूला में अगर बैठाएं 2n² यानी 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ थर्ड सेल के बारे में, तो थर्ड सेल में भी आप देखिए 3 × n², ठीक है ना, 3 × n², तो 3 × n² मीन्स 3 × 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 × n² यानी 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9, तो कितना हो गया 18 जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाले सेल में रह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, आपको समझना है। ठीक है, ऐसे हम लोग को जो है निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का 2s1, 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ऐसे भी निकालने का एक प्रोसेस है, मगर ये भी आप लोग को नहीं जानना है, ये आप लोग को 11 या 12 क्लास में आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में। ठीक है ना, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन के बारे में। आइसोटोप क्या है,
आइसोटोप है एक ही तत्व के परमाणु जिनमें समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा परंतु उसकी जो परमाणु संख्या है वो एक समान होगी। जैसे यदि मैं साधारण हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इस पहला जो हाइड्रोजन है उसे हम लोग कहते हैं 1H1, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है ना। 1H3 को कहते हैं ट्रिटियम, 1H2 को कहते हैं क्या, ड्यूटेरियम। इसे आप लोग देखिए, मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटियम। प्रोटियम मीन्स 1H1, 1H2, 1H3। ऊपर वाले को कहते हैं मात्रा संख्या, ये है मात्रा संख्या, और ये वाला क्या है बच्चों, ये है क्या, परमाणु संख्या 1, जो 1 मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, 1, ठीक है। ये है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या सब में समान है। अब परमाणु संख्या क्या होता है भाई, तो परमाणु संख्या होता है जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर में जितने प्रोटॉन है वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है, ठीक है ना, वही परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या तो सब में सेम है। अब मात्रा संख्या ए हम लोग किसे कहते हैं, तो जितना भाई जेड होता है, जेड यानी कि परमाणु संख्या, और जितने न्यूट्रॉन की संख्या होती है, इन दोनों को हम लोग जेड ऐड कर देंगे। ऐड करने से जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर, यानी एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर में क्या रहता है, प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। अब प्रोटॉन तो सब में समान है, तो प्रोटॉन अगर सब में समान है तो इसका मतलब सब में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। यानी हाइड्रोजन ही है मगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर मान लीजिए बढ़ जाता है या घट जाता है तो अपने ही जैसे अपना ही जाति के अलग अलग जो है वो एलिमेंट बना देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वो आइसोटोप्स कहते हैं। यानी ऐसे तत्व, यानी ऐसे सेम टाइप के तत्व जिनका परमाणु संख्या एक समान होता है मगर मात्रा संख्या अलग अलग होता है। ड्यू टू किस कारण से होता है, न्यूट्रॉन के नंबर के कारण। न्यूट्रॉन का नंबर चेंज कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप के नाम से जानते हैं। वैसे ही कार्बन के होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, यानी इसमें जो है न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, इसीलिए इसमें 14। उसी तरीके से क्लोरीन का भी होता है, क्लोरीन भी 2 होता है। अब आते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोबार क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें समान द्रव्यमान समान संख्या, द्रव्यमान संख्या समान होगी मगर परमाणु संख्या अलग अलग होगी। जैसे कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें, जिसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम की अगर बात की जाए, कैल्शियम आर्गन की अब मैं पहले अगर बात करूं तो कैल्शियम की ये ले लेता हूँ रेट, हाँ आइए। कैल्शियम की अगर बात करूं तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 20, मास नंबर होता है 40, ठीक है। आर्गन का कितना होता है, 18, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और ये हो गया 40, ठीक है ना। मास नंबर भी इसका 40 होता है आर्गन का, ठीक है। अब देखिए दोनों का मास नंबर सेम है मगर दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है। दोनों में परमाणु संख्या अलग अलग है मगर मास नंबर दोनों में सेम है, ठीक है। यानी यदि हम लोग बात करें तो एटॉमिक मास, अब प्रोटॉन का जो नंबर, इसमें ही कंपैरिजन है। एटॉमिक मास अलग अलग है, सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार। उसी प्रकार से होता है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर होगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, फास्फोरस सल्फर, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। मतलब इसमें परमाणु संख्या भी अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगा मगर न्यूट्रॉन का जो नंबर है ये सब में दोनों में क्या होगा, क्लोरीन और पोटासियम दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वे मूलक जिन पर आवेश यानी प्रोटॉनों की अधिकता होती है, अधिक प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन अधिक यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर थोड़ा कम होता है। जनरली प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं निकलता। कौन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही ऑर्डर है कि वो बाहर घूम सकते हैं मगर प्रोटॉन न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि घट जाता है, यदि कहीं इलेक्ट्रॉन हट जाए, बाहर चला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर हट जाता है यानी कि पॉजिटिविटी बढ़ जाता है। अब पॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव आयन हो गया है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो तत्व हैं उससे अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज आयन है। और यदि इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं किसी एक सेल में तो हम लोग क्या कहेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है। मगर मूलक कुछ अलग होते हैं, ये परमाणु की तरह ही व्यवहार करते हैं मगर 2 से अधिक परमाणु हैं। ये परमाणु एक जैसे परमाणु नहीं है, 2 से अधिक परमाणु मगर परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो मूलक जनरली 3 प्रकार का हम लोग देखेंगे। एक हो गया क्या, एक संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सब एक संयोजी है मगर धनात्मक में है, वैसे ही ऋणात्मक में, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कैल्शियम की यदि हम लोग बात करें तो ये सब कैल्शियम जैसे है, ठीक है। मैग्नीशियम है,
Pb है, इन सब में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके जो मूलक हैं ये ऐसे मूलक है पॉजिटिव है और इनका वैलेंसी 2 होता है। वैसे 3 जैसे एल्यूमिनियम का क्या होता है 3 होता है, मगर ये पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, मूलक भी पॉजिटिव हैं। उसी तरीक़ा से कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जैसे क्लोरीन इनका होता है 1 संयोजकता, 2 संयोजी में यानी जिनकी संयोजकता 2 होगी वैसे वाले में ऑक्साइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट नाइट्रेट और या फॉस्फेट आयरन, फॉस्फेट नाइट्रेट, ये सब जितने भी होते हैं ये त्रिसंयोजी है, यानी इनकी वैलेंसी होती है 3 और ये सभी क्या है नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या, मोल के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई दिया है, मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज थैंक यू, और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।